नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी के कई रिकॉर्ड बने। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 52,641 अंक, जबकि निफ्टी 15,835 अंक के ऑल टाइम हाई तक गया। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 27,281 और स्मॉल कैप 9,750 के रिकॉर्ड ऊंचाई पर गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग रही। आज शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी हुई। निफ्टी के मिड कैप में करीब 0.25% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% से ज्यादा की मजबूती आई। कोरोना केस में कमी आने के चलते कई राज्यों में ऑनलाइन अनलॉकिंग शुरू होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। कारोबार के आखिरी घंटे में सेंसेक्स 174 पॉइंट चढ़कर 52,475 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 62 अंकों की तेजी के साथ 15,799 पर बंद होने में कामयाब रहा। आज बाजार में चौतरफा खरीदारी हुई। निफ्टी को आरआईएल, इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी से सपोर्ट मिला। आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, एक्सिस बैंक, आईटीसी और एसबीआई में बिकवाली के चलते दबाव बना रहा। सेंसेक्स को सपोर्ट देने वाले शेयर डॉक्टर रेड्डीज, पावरग्रिड, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस रहे। निफ्टी के मेटल, आईटी, फार्मा, ऑटो और एनर्जी इंडेक्स में मजबूती रही। निफ्टी के मेटल इंडेक्स में लगभग 2.5% का उछाल रहा। निफ्टी के मीडिया इंडेक्स में करीब 1% की गिरावट आई। अगले हफ्ते 4 कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं, जिनकी योजना 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाने की है। इन कंपनियों में स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी, ऑटो कंपोनेंट मेकर सोना कॉमस्टार, डोडला डेयरी और किम्स हॉस्पिटल शामिल हैं। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी का आईपीओ सोमवार को खुलेगा। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 303 रुपए से 306 रुपए प्रति शेयर तय किया है। इसी तरह सोमवार से ही खुलने वाले सोना कॉमस्टार के आईपीओ का प्राइस बैंड 285 से 291 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। डोडला डेयरी और किम्स हॉस्पिटल के आईपीओ 16 से 18 जून के बीच खुले रहेंगे। लो बेस के चलते अप्रैल में आईआईपी ग्रोथ में 134% की उछाल दर्ज की गई है। मार्च में आईआईपी ग्रोथ 22.4% रही थी। पिछले साल अप्रैल में देश में लॉकडाउन के चलते पूरी इंडस्ट्री करीब करीब ठप थी। सालाना आधार पर अप्रैल में माइनिंग ग्रोथ -26.9% से बढ़कर 37.1% रही। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ -66.6% से बढ़कर 197% रही। इसी तरह सालाना आधार पर अप्रैल में इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ -22.9% से बढ़कर 38.5% रही। कंज्यूमर ड्यूरेबल ग्रोथ सालाना आधार पर -95.7% से बढ़कर 1943% रही। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम योजना को और आगे बढ़ाने के साथ केंद्र सरकार से इंटरेस्ट माफ करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले 24 मई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 11 जून तक टाल दी थी, लेकिन आज कोर्ट ने इस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये नीतिगत मामला है और कोर्ट पहले ही इसमें दखल नहीं देने की बात कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वालों से कहा कि वो अपनी इस मांग को लेकर केंद्र सरकार और आरबीआई के पास जाएं। इस याचिका में अनुरोध किया गया था कि कोविड की नई लहर को देखते हुए एक बार फिर लोन मोरेटोरियम स्कीम को लागू किया जाए। ईडी ने फेमा कानून के तहत क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स और उनके डायरेक्टर्स निश्चल शेट्टी और समीर महात्रे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। खबरों के मुताबिक ये 2,790 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन का मामला है। एजेंसी ने आज ही ये नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि वजीर एक्स भारत का क्रिप्टो एक्सचेंज है। ये अलग अलग डिजिटल करेंसी की ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। ईडी के मुताबिक वजीर एक्स के यूजर्स ने इसके पुल अकाउंट में 880 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी प्राप्त की है। साथ ही 1400 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफर भी की, लेकिन इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन जांच के लिए ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अमेजन और फ्लिपकार्ट की याचिका खारिज कर दी है। दोनों कंपनियों ने अपने खिलाफ कंपटीशन कमीशन की जांच को रोकने की मांग की थी। आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी में सीसीआई ने ट्रेडर्स की शिकायत पर दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच की घोषणा की थी। इन दोनों कंपनियों पर आरोप है कि अपनी साइट पर कुछ सेलर्स को प्रमोट करते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ने इस आरोप को खारिज करते हुए अपने खिलाफ जांच रोकने की मांग की थी। आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज करते हुए किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया।
पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर बढ़े हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 29 पैसे बढ़कर 95 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई। डीजल की कीमत 28 पैसे बढ़कर 86 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर हो गई है। 4 मई से लेकर अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में 23 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। महानगरों में सबसे महंगा पेट्रोल मुंबई में है। यहां पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वहीं डीजल की कीमत 94 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर हो गई है। देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्रीगंगानगर में है। 106 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर वहां पर पेट्रोल बिक रहा है और डीजल की कीमत 99 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर पर है। सरकार ने एलपीजी रिफिल पोर्टेबिलिटी को मंजूरी दे दी है। अब रसोई गैस उपभोक्ता किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से सिलेंडर भरा सकेंगे। अगर आपके पास भारत गैस का सिलेंडर है तो आप इंडेन या एचपीसीएल के गैस डिस्ट्रीब्यूटर से सिलेंडर ले सकते हैं। यानी आप अपने मौजूदा कंपनी की सर्विस से खुश नहीं हैं तो दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की सेवा ले सकते हैं। फिलहाल ये स्कीम चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जाएगी। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी इसे शुरू किया जाएगा। डिजिटल एलपीजी पोर्टेबिलिटी के तहत कस्टमर मोबाइल ऐप या पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लॉगिन करके अपने अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर का चुनाव कर सकेंगे। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए कवच पर्सनल लोन स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन 5 साल तक के लिए 8.5% के ब्याज पर मिलेगा। ये लोन पूरी तरह से कोलेटरल फ्री होगा। इसका इस्तेमाल लोन लेने वाला अपने या परिवार के सदस्यों के ट्रीटमेंट के लिए कर सकता है। अभी तक इलाज के लिए लोन से जुड़ा कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं था। अभी आमतौर पर पर्सनल लोन 12 से 15% ब्याज पर मिलता था। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बड़े नेता मुकुल रॉय ने अपने बेटे शुभांशु के साथ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली। ममता बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सामान्य लोगों की पार्टी नहीं है, वहां बहुत शोषण होता है, लोगों का रहना मुश्किल है। साथ ही दीदी ने यह भी कहा कि मुकुल घर का लड़का है, उसकी वापसी हुई है, मेरा मुकुल के साथ कोई मतभेद नहीं है। वहीं टीएमसी में वापसी करने के बाद मुकुल रॉय ने कहा कि मैं बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आया हूं। अभी बंगाल में जो स्थिति है उस स्थिति में कोई भी बीजेपी में नहीं रहेगा। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम के साथ योगी की ये बैठक करीब 1.25 घंटे तक चली। बैठक के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। योगी ने पीएम से मुलाकात करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इस दौरान यूपी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां गठबंधन का गणित बनाने में जुट चुकी हैं। बीजेपी छोटे दलों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। अपना दल और निषाद पार्टी के बाद बीजेपी ने एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पर डोरे डाल रही थी, लेकिन राजभर ने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट किया है कि बीजेपी डूबती हुई नैया है, जिसको इनके रथ पर सवार होना है, हो जाएं, हम नहीं होंगे। ये उन्होंने राजभर ने कहा। जब चुनाव नजदीक आता है तब इनको पिछड़ों की याद आती है और मुख्यमंत्री बनना होता है तो बाहर से लाकर बना देते हैं, ये राजभर ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद अचानक शिवसेना का रुख बदल गया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में मोदी शाह नड्डा की जमकर तारीफ की है। साथ ही कांग्रेस को नसीहत देते हुए शिवसेना ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी बनाम मोदी के गुप्त संघर्ष के बावजूद मोदी शाह नड्डा का नेतृत्व मजबूत है। शिवसेना का कहना है कि पार्टी में अंदरूनी विद्रोह होता ही रहता है, इससे बीजेपी जैसी पार्टी भी मुक्त नहीं है। कांग्रेस को नसीहत देते हुए शिवसेना ने कहा, कांग्रेस महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल को छोड़ दे तो कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। राजस्थान कांग्रेस में भी सियासी हलचल तेज होती जा रही है।
सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 10 महीने बाद फिर तकरार खुलकर सामने आने लगी है। आज सचिन पायलट कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिलने दिल्ली पहुंच रहे हैं। सचिन पायलट खेमे का कहना है कि 10 महीने बीत जाने के बाद भी उस कमेटी की रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है जिसमें पायलट खेमे को आश्वासन दिया गया था। इस बीच सचिन पायलट ने बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी के उस बयान का खंडन किया जिसमें रीता बहुगुणा जोशी कह रही हैं कि सचिन पायलट से बात हुई है, वे जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने मुझसे नहीं, सचिन तेंदुलकर से बात की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के अल्पसंख्यकों के जनसंख्या नियंत्रण अपील पर सियासत शुरू हो गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण की बात शुरू की है। ये असम के मुख्यमंत्री का बयान नहीं बल्कि ये हिंदुत्व बोल रहा है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गरीबी को कम करने को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय से उचित परिवार नियोजन नीति अपनाने की अपील की थी। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना घर घर राशन को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से राशन माफिया के नियंत्रण में है। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार से मोहल्ला क्लिनिक के जरिए लोगों के घरों तक दवा तो पहुंचाई नहीं जा सकी। हर घर अन्न योजना भी एक जुमला है। बीजेपी के हमले का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया। आज लोग केंद्र में ऐसा नेतृत्व देखना चाहते हैं जो पूरा दिन राज्य सरकारों को गाली देने और उनसे लड़ने की बजाय सबको साथ लेकर चले। दिल्ली में जनवरी 2018 में ई ऑथेंटिकेशन राशन कार्ड पर शुरू किया गया और आदेश जी और विदुरी जी 4 महीने में इसको रोक दिया गया अप्रैल 2018 में। इस 4 महीने में क्या हुआ? 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए। तो राशन माफिया दिल्ली सरकार पर हावी हो गया, इसको रोको। आदेश जी, विदुरी जी, तर्क क्या दिया गया कि टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है। बिहार के सियासी गलियारे में भी आज हलचल दिखाई दी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। लालू के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इन दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 1 घंटे मुलाकात चली। मांझी से मीटिंग के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि परिवार में मिलना जुलना होता रहता है, वो मांझी अंकल से मार्गदर्शन लेने आते रहते हैं। देश में कोरोना के नए मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन नई मौतों के आंकड़े लगातार परेशानियां बढ़ा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,403 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कुल मौतों की संख्या 3,63,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे में लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम नए केस दर्ज हुए हैं और 24 घंटे में 1,34,000 से ज्यादा मरीज संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस 11,21,000 हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत 24.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। कोरोना के घटते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने अब अनलॉक 3 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अनलॉक 3 के तहत दिल्ली में 50% की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की मंजूरी मिल सकती है। साथ ही जिम और सैलून को भी खोलने की इजाजत मिल सकती है। साथ ही खबर है कि दिल्ली में अनलॉक 3 के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिटिंग कैपेसिटी में बढ़ोतरी की जा सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली में 31 मई से अनलॉक 1 की शुरुआत हुई थी, फिर 7 जून से अनलॉक 2 की, जिसके बाद दिल्ली में ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोलने की इजाजत मिली थी। फिलहाल दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों और स्कूल कॉलेज पर रोक जारी रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ अभी जांचों को महाराष्ट्र से बाहर स्थानांतरित करने और राज्य पुलिस से सभी जांचों को एक स्वतंत्र एजेंसी को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति की पीठ ने परमबीर सिंह के वकील से कहा, जिनके घर कांच के होते हैं वे दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। पीठ ने सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से कहा, आप 30 साल से पुलिस फोर्स में हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि आप राज्य के बाहर अपनी जांच चाहते हैं। आपको अपने फोर्स पर शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय बंदी कुलभूषण जाधव को
बड़ी राहत मिल गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान की संसद के निचले नेशनल असेंबली के कुलभूषण जाधव को उच्च अदालतों में अपील करने की मंजूरी देने वाले बिल को अपनी स्वीकृति दे दी है। सैन्य अदालत की ओर से मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। दिल्ली में गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली में अब गाड़ियों की स्पीड लिमिट में बदलाव किया गया है। दोपहिया वाहन हो या फिर गाड़ी ट्रक, अलग अलग वाहनों के लिए स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी नियम के तहत कार, जीप, टैक्सी, कैब की अधिकतम स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। वहीं दो पहिया वाहनों की अधिकतम स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। ऑटो, टेम्पो, तीन पहिया वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा फिक्स की गई है। दिल्ली के नजफगढ़ में सुबह सुबह सड़क हादसा हो गया। नजफगढ़ इलाके में हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के शिकार हुए लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। उसी वक्त एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी और हादसे में परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक हादसा ओवर स्पीड की वजह से हुआ। बेकाबू डंपर ने 5 कारों को भी टक्कर मारी। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में 2 दिन से मानसून की बारिश हो रही है और हर बार की तरह इस बार भी बारिश शुरू होते ही मुंबई के निचले इलाकों में जगह जगह पानी जम गया। लोगों को परेशानी से दो चार होना पड़ा। आज सुबह कुछ देर के लिए बारिश की वजह से हालात ऐसे हो गए कि मानो दिन में ही अंधेरा छा गया हो। लोगों को अपनी गाड़ियों के हेडलैम्प जलाने पड़े। बहुत से लोग घुटने भर पानी में चलते हुए नजर आए। कुछ जगहों पर जाम भी लग गया। बहुत सी गाड़ियों की कतारें दिखी। सबसे अहम कि मौसम विभाग ने मुंबई में इस शनिवार और रविवार के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर, पुणे, सतारा के लिए 12 से 13 जून तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अस्पताल छोड़ते वक्त दिलीप साहब की फोटो कैमरे में कैद हुई। इसमें देखा जा सकता है कि 98 साल के दिलीप साहब स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। उन्होंने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है। उनकी पत्नी सायरा बानो कभी हाथ हिलाकर बाहर मौजूद मीडिया के लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी तो कभी दिलीप साहब का माथा चूम रही थी। तबीयत पूरी तरह से ठीक ना होने की वजह से दिलीप कुमार साहब को स्ट्रेचर पर ही अस्पताल से बाहर लाया गया। इस दौरान सायरा जी ने दिलीप साहब का माथा भी छूआ। इसी सप्ताह की शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत फिल्मों की शूटिंग को भी मंजूरी मिल गई है जो नए SOPs के साथ होगी। शाहरुख खान 21 जून से दोबारा पठान की शूटिंग करेंगे जो कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते बीच में रोक दी गई थी। 24 जून से डिम्पल कपाड़िया भी टीम को ज्वाइन करेंगे। हालांकि अभी इसे लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही पठान में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण रॉ एजेंट की भूमिका में दिखेंगे और डिम्पल कपाड़िया हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रोल में नजर आएंगी। फिल्म में जॉन अब्राहम की भी अहम भूमिका है। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर अपने एक फैन के फोटो शेयर की है जो उनसे मिलने के लिए नंगे पांव हैदराबाद से चलकर मुंबई पहुंचा। सोनू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने अपने इस फैन के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कराई थी लेकिन उसने पैदल ही ये सफर तय करना पसंद किया। फोटो में लड़का एक तख्ती पकड़े हुए नजर आ रहा है जिस पर लिखा है हैदराबाद से मुंबई। कृति सेनन स्टारर सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म मिमी अब थिएटर्स में रिलीज नहीं होगी। सरोगेसी पर बनी इस फिल्म ने भी डिजिटल रूट का रुख कर लिया है। खबर है कि इस फिल्म को अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में कृति के अलावा पंकज त्रिपाठी की भी अहम भूमिका है। हालांकि अभी इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कुछ साफ नहीं है। रेसलर सागर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली कोर्ट ने सुशील की पुलिस कस्टडी 25 जून तक के लिए बढ़ा दी है। सुशील की 9 दिन की कस्टडी खत्म हो गई थी। इसके बाद उन्हें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रितिका जैन के सामने पेश किया गया था। इंटरनेशनल रेसलर पर मर्डर, हत्या की कोशिश और अपहरण के आरोप हैं। वहीं सुशील के वकील BS जाखड़ ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मीडिया रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया है कि सुशील को फंसाया जा रहा है। भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह का मानना है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की जगह पर प्लेइंग 11 में मोहम्मद सिराज को तवज्जो दी जानी चाहिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में 18 से 22 जून के बीच न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेला जाना है। हरभजन सिंह ने कहा है कि सिराज आत्मविश्वास से लबरेज हैं, उनके पास पेस भी है। ऐसे में वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में प्लेइंग 11 के लिए बेहतर विकल्प है। फ्रेंच ओपन में उलटफेर का सिलसिला जारी रहा। महिलाओं के सिंगल्स में खेले गए सेमीफाइनल में चेक रिपब्लिक की गैर वरीयता प्राप्त बारबोरा क्रेज
सिकोवा ने सेमीफाइनल में ग्रीस की 17वीं वरीयता प्राप्त मारिया सकारी को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं रूस की अनास्तासिया ने स्लोवेनिया की तमारा को मात दी। 29 साल की इस खिलाड़ी ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम में फाइनल में प्रवेश किया है। वही उनका 52वां ग्रैंड स्लैम है। अनास्तासिया अपने ग्रैंड स्लैम डेब्यू के 14 साल बाद किसी ग्रैंड स्लैम के खिलाफ खिताब के लिए भिड़ेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए वनडे और T20 टीमों का ऐलान कर दिया है। ओपनर शिखर धवन को दोनों फॉर्मेट में कप्तानी का मौका दिया गया। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार उप कप्तान रहेंगे। कोच के नाम पर सस्पेंस है, लेकिन माना जा रहा है कि राहुल द्रविड़ इस दौरे के लिए टीम के मेन कोच होंगे। भारत को श्रीलंका दौरे पर पहले 3 वनडे की सीरीज खेलना है। ये मैच 13, 16 और 18 जुलाई को होंगे। इसके बाद 21, 23 और 25 जुलाई को 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की ड्रीम लीग द 100 के आयोजन से पहले उसे बड़ा झटका लगा है। टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े खिलाड़ियों ने नाम वापस ले लिया है। डेविड वार्नर और मार्कस स्टोइनिस इस टूर्नामेंट से पहले एडिशन में खेलते नजर नहीं आएंगे। इन दोनों ही खिलाड़ी इंग्लैंड में कोरोना वायरस की वजह से लागू सख्त नियमों की वजह से द 100 लीग से पहले सीजन से अलग हुए हैं। टीम की तरफ से डेविड वार्नर के साथ 1 लाख यूरो का करार किया गया था, जबकि स्टोइनिस को 80,000 यूरो देकर टीम के साथ जोड़ा गया था। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर एक चीनी नागरिक पकड़ा गया है। बीएसएफ को शक है कि ये चीन का जासूस हो सकता है। जांच एजेंसियों का ये पता लगा रही हैं कि क्या पकड़ा गया चीनी नागरिक वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहा था। पकड़े गए आरोपी का नाम हान जुनवे है और उनकी उम्र 35 साल है। वहीं चीन के हुबेई का रहने वाला है। बीएसएफ के मुताबिक हान भारत में एक वांछित अपराधी भी है। भारत ने चीन से स्पष्ट कहा है कि टकराव के सभी मोर्चों से सैनिकों की पूर्ण वापसी होनी चाहिए। ये दोनों देशों के बीच तनाव कम करने, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति की पूर्ण बहाली के लिए जरूरी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनीतिक बातचीत के लिए पिछले चरणों की मीडिया को जानकारी दी। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले साल मई से तनाव है। इसे सुलझाने के लिए कमांडर स्तर की 11वें दौर की बातचीत 9 अप्रैल को हुई थी। खबर चालीसा में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर।